You are listening to SRM Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अनुभव। हेलो अनुभव। हेलो आदित्य, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। तो आपका पिछला हफ्ता कैसा बीता? आदित्य, मेरा पिछला हफ्ता अच्छा बीता। यहाँ पर अहमदाबाद में काफी बारिश हुई और मौसम काफी अच्छा था, तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है बारिश का। हम्म। और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, चाहे वो गूगल पॉडकास्ट हो, स्पॉटिफाई हो या एप्पल पॉडकास्ट हो या फिर जियो सावन हो, तो हम उनसे ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com। तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाइए और हमारे और भी कई सारे पॉडकास्ट हैं, तो उनको सुनना ना भूलें। याद रखें, इस पॉडकास्ट को आप फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट ज़रूर करें ताकि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स तक पहुँचे और हमें हाई रेटिंग मिले। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आज हम प्रमुख तौर पे 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। तो अनुभव, एक बार आप ज़रा एक ब्रीफ में बता सकते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या? हाँ आदित्य, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो 2018 में नीति आयोग ने कंसेप्चुलाइज किया था। उसमें उन्होंने ये बात किया था कि भारत के हर एक नागरिक के पास एक डिजिटल हेल्थ आईडी होनी चाहिए, जिसमें उनकी सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टैकअप रहेगी, ताकि वो कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर में जाएं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, एक पैथोलॉजी से दूसरी पैथोलॉजी में जाएं, वो हुँ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड रहे, ताकि बेटर मॉनिटरिंग, बेटर सुपरविजन और बेटर मेडिसिन दी जा सके। हुँ, हुँ। तो अभी इंडिपेंडेंस, ये 74th इंडिपेंडेंस डे के बाद गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम लोग नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की स्थापना करेंगे और उसके तहत हम लोग हर आदमी को यूनिक हेल्थ आईडी देंगे। जी, जी, जी। और इसके सिवा जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कि इंडो-नेपाल टाइज़ पे। तो इंडो-नेपाल टाइज़ की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं अनुभव, आप ज़रा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को, मतलब हमारे जो श्रोता हैं, उनको बता दें। आदित्य, हम लोग इंडो नेपाल टाइज पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, उनके बीच में वार्तालाप हुई थी, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा विवाद चल रहा है ट्राई जंक्शन पर, जो कि लिपो लेक काला पानी का एरिया है, वहां पर एक सीमा विवाद चल रहा है। तो उसको, उस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए ऑफिशियल लेवल पर बातें हो रही है, उनकी एक मीटिंग है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा कि वो विवाद क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। जी, जी, जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो अनुभव क्या है कि जब भी मैं ऐसे किसी भी स्कीम की बात सुनता हूँ और वो किसी पुरानी स्कीम के या पुराने जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है उसके आगे कुछ बढ़ाता है या कुछ और ऐड ऑन करता है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि जो अभी मौजूदा चीज़ है उसमें क्या दिक्कत थी? तो जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आ रहा है, तो जो अभी फ़िलहाल जो हेल्थ मिशन जो चल रहा है हमारा, तो या जो भी प्रक्रिया साधारण तौर पे होती है, तो उसमें क्या ख़ामी है? हमें ये एक नया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत की हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी मैकेनिज्म है, उसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं और हमको उन सबको दूर करना है, और कुछ हमारे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना है। तो सबसे पहला ये चैलेंज है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इन नेक्स्ट 5 years वी वुड बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक हेल्थ कवरेज देना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी लाइक इंडिया। हुँ, हुँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारे देश में जो अभी तक का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो काफी नहीं है। मतलब हमारे पास जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो काफी कम है, हमारे पास अंडर स्टाफ की कमी है उन हेल्थ केयर सेंटर्स में। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उतनी अच्छा नहीं है, अंडर स्टाफिंग है। ये दो प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस काफी पुअर है। मतलब जो आप डेवलप्ड नेशंस में देखेंगे, यूके और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनमें जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है
लेकिन हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अभी भी इवॉल्व नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आने पर पूरा का पूरा खर्चा जो है वो देश के नागरिकों को अपनी जेब से देना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती है। ये प्रॉब्लम है। हम्म। तीसरा प्रॉब्लम आती है कि रूरल अर्बन जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे जो टायर 1 2 3 सिटीज है उनमें तो भी थोड़ा जो सिविल हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है, लेकिन गांव में तो बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रूरल अर्बन डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सब मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो मतलब जो एक आइडियल स्टेट में होना चाहिए, जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए होना चाहिए, वो नहीं है। उसी के कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आया है। जी, जी, जी। तो चूँकि हमने बात कर ली कि आखिर आया क्यों है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएँ कि ये असल में है क्या? आदित्य, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो बेड रॉक है वो है यूनिक हेल्थ आईडीज का। हुँ, हुँ, इसका हुँ। मतलब है कि देश के हर नागरिक के लिए एक हेल्थ आईडी बनेगी, जिस हेल्थ आईडी में वो जितनी बार भी डॉक्टर्स के पास जाएगा, जो भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहेंगी और वो जितनी बार पैथोलॉजी पे आ जाएगा, उसकी सारी हेल्थ रिपोर्ट्स वो सब एक जगह डिजिटली स्टोर होंगी। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाया गया है। जी, जी। इसके तहत एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना होगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में काम करेगा, के अंडर में काम करेगा। हुँ, हुँ। और इससे क्या फायदा होगा कि हर एक आदमी का एक हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, एक उनके सारे के सारे ई रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। तो अगर वो किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी और पैथोलॉजी के पास जा रहे हैं, तो हर डॉक्टर उस चीज को मॉनिटर कर पाएगा कि उस पर्सन की हेल्थ हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो ये इसका फायदा रहेगा। जी, जी। तो ज़रा एक बार बात करते हैं कि चूँकि ये बात हो गई कि काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, पहली चीज़ तो ये, और बिल्कुल। बहुत ही गाजे-तमाशे के साथ आया है, मतलब सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी धमक थी कि ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आ रहा है, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो कोई भी पॉलिसी आती है, तो वो दिखावट में, साज-सजावट में काफ़ी अच्छी रहती है, पर जो उसकी मुख्य चीज़ रहती है, वो रहती है उसका इम्प्लीमेंटेशन, कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है, क्या-क्या चीज़ें उसमें होंगी, तो इसकी काफ़ी अहमियत रहती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट ने कुछ बताया है कि वो क्या करने वाली है? हाँ, गवर्नमेंट ने, आदित्य, मैं बताऊं कि उन्होंने एक ये जो पूरा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। हुँ, हुँ। और उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि मैंने आपको अभी तक इंडिया के जो जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। मतलब एक बात तो हम ये मान सकते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते। मतलब कि हम सोचे कि हम गाँवों में छोटी-छोटी तहसीलों में बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स बना दें, बहुत अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स ला दें, अच्छे-अच्छे रिनाउंड एमडी डॉक्टर्स वहाँ पे ला दें, तो ये करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपना रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने टेलीमेडिसिन और टेली आप अगर थ्रू इंटरनेट लोगों को गाइड कर सकें, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दे सकें, तो क्या होगा कि हम अपने ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूटिलाइजेशन थोड़ा बेटर कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम जो अभी हमारे तत्काल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसमें कैसे उसको अच्छे से मॉनिटर कर पाए और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, उसके ऊपर ये उन्होंने ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया है। उसके ओवरऑल 6 की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो पहला बिल्डिंग ब्लॉक आदित्य ये है कि वो हेल्थ आईडी का कॉन्सेप्ट है कि हर एक नागरिक की एक हेल्थ आईडी होगी। तो वो जितनी बार भी हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, उसकी मेडिकल समरी, डिस्चार्ज समरी, वो जितनी बार डॉक्टर्स के पास जाएगा, तो सारे प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, पैथोलॉजी के रिकॉर्ड्स, वो सब उसमें रहेंगे। जैसे डिजिटल लॉकर होता है ना, डिजी लॉकर सरकार ने बनाया था, हुँ, उसी हुँ। तरह से ये हेल्थ आईडी का काम रहेगा कि सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की रहेगी। तो एक ये इम्पोर्टेंट है।
दूसरा आदित्य डिजी डॉक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसा कि आपको पता है कि कई सारी अभी ऑनलाइन जो ई फार्मेसी कंपनीज हैं, ट्रैक्टो है, नेटमेड है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे कोविड-19 के केसेस में आपने देखा होगा कि हम लोग हॉस्पिटल्स जा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया हुँ, हुँ। कि डिजिटल डॉक्टर का कॉन्सेप्ट दिया कि आप डिजिटली ई प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करके। तो गवर्नमेंट वही चीज अब चाहती है कि वो डिजिटल डॉक्टर का कॉन्सेप्ट पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आए। तो उससे मुझे लगता है कि जो गांव के लोग हैं जो हॉस्पिटल्स जल्दी नहीं आ सकते हैं, या फिर कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि बड़े शहरों में, लेकिन वो डॉक्टर्स छोटे शहरों में नहीं, उनके पास समय नहीं है, तो वो डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये दो बात हो गई। हुँ, हुँ। तीसरा है कि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी को मतलब हेल्थ फैसिलिटी को रजिस्ट्री का मतलब रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहती है कि जैसे जितनी भी हमारी फैसिलिटीज हैं, जैसे गवर्नमेंट पैथोलॉजीज हैं, कुछ गवर्नमेंट के स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं, मतलब कैंसर के जैसे हैं, लिवर है, तो वो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए कोई लिवर का किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है कि तो उसका सारा का सारा पूरा लिवर का हिस्ट्री जितनी भी उसने टेस्ट कराई है वो सब हेल्थ आईडी के थ्रू स्टोर हो जाएगा। तो अब वो क्या कर सकता है आदमी, वो जो हमारे देश में लिवर और बाइल जो सर्जरीज हैं उनके लिए जो दिल्ली में एपेक्स बॉडी है, जो एपेक्स एपेक्स रिसर्च है सेंटर है, तो वो उनके थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है डिजिटली। तो वो अपने रिपोर्ट्स भेजेगा तो डॉक्टर उनको बेटर गाइड कर सकते हैं वहां से डायरेक्ट। तो ये उसका अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर एक इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है। तो जैसे पहले क्या रहता था कि हर आदमी अपनी फाइल बना के रखता था, तो वो वो फाइल खो जाती थी, या फिर एक सिंक्रोनाइजेशन की कमी रहती थी ना कि हाँ, अब हाँ। कौन सा पर्सन पहले कब दिखाया, 5 साल पहले आपने क्या दिखाया था। लेकिन अगर एक बार ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड बन गया तो फिर आपको कुछ भी कागज ले जाने की जरूरत नहीं है, और सबका सब डेटा लॉन्ग टर्म मेंटेन रहेगा। फिर चौथी चीज जो लेके आए वो है ई फार्मेसी का कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया है कि आपको हुँ, दवाई हुँ। मंगानी है तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें रहती थी कि छोटे शहरों के लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं, तो फिर उनको दवाई लेने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, और वहां नहीं मिल रही तो फिर और कहीं और उससे भी बड़े शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार ई फार्मेसी का कॉन्सेप्ट आ गया तो कहीं से भी लोग घर बैठे अपने मोबाइल पे क्लिक करके ई फार्मेसी के थ्रू दवाई मंगा पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और जो छठा और आखिरी इनिशिएटिव है वो है टेलीमेडिसिन का, कि आप डायरेक्ट डॉक्टर से टेलीफोन के थ्रू मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ले सकेंगे। तो उससे आने जाने का हुँ। समय जो बर्बाद होता है, या फिर छोटी मोटी चीजों के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो सब अब हम थ्रू टेलीमेडिसिन कर पाएंगे। तो ये सब इसके की फीचर्स है, इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं एरियाज में, इन्हीं डायमेंशंस में होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो चलिए मतलब कि ओवरऑल बात ये है कि जो महँगे-महँगे अस्पताल अभी भारत में जो चीज़ें कर रहे थे कि जैसे आप अपोलो जाइए, तो अपोलो वालों के पास आपका एक पूरा रिकॉर्ड होता है अगर आप वहाँ पे दिखा रहे हैं शुरुआत से। आप मेदांता जाइए तो मेदांता वालों के पास एक पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि वो चीज़ अब ये जो हमारी सरकारी सुविधा है उन सब चीज़ों में भी ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ। ठीक है। बिल्कुल। जी, जी। तो एक चीज़ और है, अब मुझे चूँकि आपने बताया कि ये सारी कई सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में होंगी, तो इसको कौन-सी गवर्निंग बॉडी जो है इसको देखेगी? कौन-सी बॉडी रहेगी जो इसका पूरा हिसाब-किताब, ब्यौरा, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें देखेगी? आदित्य, ये जो पूरी योजना है हुँ, हुँ। उस पे 2 तरह से काम किया जाएगा। इस इसकी 2 आर्म्स रहेंगी। एक आर्म ये रहेगी जो कि इसका पूरा रेगुलेशन क्रिएट करेगी, और दूसरी इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी। तो इसके लिए सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है, एम्पावर्ड कमिटी की स्थापना की है। तो इस कमिटी का जो चेयरमैन होगा वो भारत का हेल्थ सेक्रेटरी इसका चेयरमैन होगा, और इसके जो मेंबर्स होंगे आदित्य, तो वो होगा नीति आयोग के सीईओ, हुँ, हुँ। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के जो सेक्रेटरीज हैं, हाँ, हाँ। आयुष के सेक्रेटरीज हैं, और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स के लोग हैं, तो हाँ, हाँ। वो सब लोग इसके मेंबर्स होंगे। तो कुल मिला के अगर आप मोटा मोटा देखें तो जो
हेल्थ और जो हेल्थ फैमिली प्लानिंग और ये जो मेती है, आयुष मिनिस्ट्री है और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो मतलब एक तरह से देखिए, आप देखिए तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और हेल्थ जो मिनिस्ट्री है, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन के लिए जो मिनिस्ट्री, उन दोनों को के जो ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरीज हैं और नीति आयोग के लोगों को एक जगह एक साथ इकट्ठा कर कर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके बारे में जितना मुझे लगता है कि हम लोग जान सकते थे अभी हमने जान लिया है, तो कुछ और चीजें, कुछ और मतलब बुनियादी चीजें बची हैं, जैसे कि अभी आपने ओवरऑल बता दिया कि क्या है, क्या होगा। इसका एक ब्रॉडर लेवल पे मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में एक एंड नोट लेना चाहता हूँ कि इसका एक सिग्निफिकेंस पूरी सोसाइटी पे क्या रहेगा। जो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा वो है कि ये मिशन जो है वो हेल्थ सेक्टर में जो हम हमारा जो गैप है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर में अभी जिस लेवल पर हमारा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए वो नहीं है, तो थ्रू टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी, ई सब प्रिस्क्रिप्शन, हेल्थ रिकॉर्ड, तो वो सब चीजें ये एक तरह से लीप फ्रॉगिंग हो जाएगी कि हम लोग अपने आप को जो एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, हम वी वुड लीप फ्रॉग टू दैट काइंड ऑफ सर्विसेज। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे कि जैसे कई सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, वो अपना पर्सनल काम उनके रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन सब की फैसिलिटीज अब गांव-गांव पहुंच सकेंगी थ्रू ई पोर्टल्स। और तीसरा जो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 3.8 था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अगर हमने ये हेल्थ कार्ड का जैसे आधार कार्ड की स्थापना की थी, अगर हमने उस लेवल का इसको क्रिएट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब हर एक नागरिक के पास हेल्थ कवरेज हो जाएगी। हर आदमी थ्रू देयर मोबाइल दे वुड बी एबल टू एक्सेस टेलीमेडिसिन एंड ई ऑनलाइन फार्मेसी। तो इससे जो समझ लिए जो हम लोग का फ्लिपकार्ट और जो अमेज़न ने जो कि पूरा ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस क्रिएट किया था, उसी तरह का उसी लेवल का रिवॉल्यूशन हेल्थ सेक्टर में भी आ जाएगा। हम्म। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आदित्य अभी पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें लद्दाख है, दमन दीव, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें इसका पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा और फिर ब्रॉडर लेवल पर ये देश में हर जगह किया जाएगा। जी जी जी। तो अभी मुड़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ हम लोग, जो कि है भारत और नेपाल के जो भारत नेपाल संबंध चल रहे हैं, इंडो नेपाल टाइज पे चल रहे हैं। तो इंडो नेपाल टाइज के बारे में काफी ज्यादा आलोचना हो रही है इधर बीच, क्योंकि हाल ही में बॉर्डर की तरफ जो है नेपाली पुलिस ने, मतलब नेपाली फोर्स ने जो है कुछ भारतीयों पर गोली चला दी थी। उसके बाद काफी तीखे तीखे संवाद भी हुए नेपाल और इंडिया के बीच में। नेपाल की तरफ से ज्यादा हुए, इंडिया की तरफ से उसको बस थोड़ा सा कूल किया गया है, उस चीज को काम किया गया है। और जो सोशल मीडिया है हमारा, उसमें बार बार ये हो रहा है कि नेपाल के जो संबंध है वो चाइना से बढ़ते जा रहे हैं और भारत से कम हो रहे हैं। इसके पीछे भी एक वजह है कि भारत और नेपाल के संबंध में जो खटास आ रही है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये बॉर्डर इशू जो नेपाल के साथ हमारा चल रहा है वो आखिर है क्या? आदित्य, ये बॉर्डर इशू जो चल रहा है वो है भारत, चाइना और नेपाल का ट्राइजेक्शन एरिया है। उस एरिया में काला पानी, वो जो पूरा ट्राई जंक्शन है उसमें काला पानी एरिया का एक सीमा विवाद है। उसमें लिपू लेक, लिम्पियादुरा और काला पानी ट्राई जंक्शन में भारत कहता है कि ये तीनों के तीनों एरिया भारत के हैं। और नेपाल ने अभी जल्दी ही अपने संसद में एक अपना अपडेटेड मैप अमेंड करवाया और उन्होंने ये तीनों के तीनों एरिया इंडिया में दिखाए। हम्म। तो ये एक इनका सीमा विवाद है, तो अभी हम लोगों को उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते जो एकदम फ्रेंडली नेशन थे, कहीं पे भी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आवागमन फ्री था, तो इन सब बॉर्डर इश्यूज की वजह से वो थोड़े डेंट हो रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो बॉर्डर इशू चल रहा है, इसके पीछे मुख्य मुख्य तौर पर मुद्दा क्या चल रहा है? जो इंडिया टाइज की जो बातें हो रही है, इसके पीछे मुख्य मुद्दा क्या है? आदित्य, इसका जो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि
ये चीजें हो कहाँ से रही हैं? तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो भारत और नेपाल का जो बाउंड्री डिसाइड हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1815 में। तो हुआ था कि नेपाल में उस समय गोरखा काफी प्रोमिनेंट ग्रुप था, वो वहां पे राज करते थे काफी ज्यादा एरिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच में काफी ज्यादा सीमा विवाद हुआ करते थे, उत्तराखंड में और सिक्किम में। तो वो वहां पर लगभग 2 साल तक लड़ाई चली। फिर आखिरी में एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो उस ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये डिसाइड हुआ कि भारत और नेपाल का बॉर्डर होगा 2 नदियां, मतलब एक नदी है काली, तो काली के राइट साइड वाला सारा एरिया नेपाल का, और नदी के इस साइड का, काली नदी के इस साइड का एरिया सारा भारत का। ये बात थी वेस्टर्न वेस्टर्न साइड ऑफ नेपाल का। और ईस्टर्न साइड में मेची रिवर जो थी, तो मेची रिवर का अंदर का सारा एरिया नेपाल का, और उसके आउटसाइड का सारा एरिया जो था वो होगा इंडिया का। तो अब जानने की बात है कि ये तो बहुत ही अच्छी और सिंपल ट्रीटी है, मतलब नदी का एक तरफ का एरिया सारा आपका, नदी का दूसरी तरफ का सारा एरिया हमारा। तो ये विवाद कहाँ से आया? आदित्य, विवाद यहाँ से आया कि भारत का जो ये जो एरिया है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एरिया जो है। हाँ, ये एरिया असल में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जैसा कि हमें सब पता है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वो ऐसा कोई दीवार नहीं उठाई गई है कि कहीं पे दीवार उठाई गई है या फिर एकदम मजबूत फोर्टिफिकेशन है, फेंसिंग है। तो मतलब ये सब अंडरस्टैंडिंग है कि ये एरिया आपका है, ये एरिया हमारा है। तो यहाँ पर बात आदित्य ये कहाँ से उठती है कि ये जो नदी है ना काली, तो ये नदी काली जो है, वो भारत ये मानता है कि ये नदी लिपू लेक जो पास है, जो कि भारत और चाइना को जोड़ता है, वो लिपू लेक पास के नीचे से आती है। तो यानी कि लिपू लेक के नीचे का सारा एरिया जो है वो चाइना का है, और लिपू लेक के ऊपर का सारा एरिया जो है वो भारत का है, ऐसा भारत मानता है। ठीक है। तो अब बात आती है लिपू लेक के ऊपर का कौन सा एरिया है। तो लिपू लेक के जो ऊपर के एरिया है आदित्य, वो ये तीनों एरिया है। सबसे ऊपर है लिम्पियाधुरा, और बीच में है काला पानी, और जो ऊपर का एरिया है वो है लिपू लेक। तो इस मतलब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों के तीनों एरिया, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक, तीनों भारत के एरिया हुए। ठीक है। लेकिन नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि जो लिम्पियाधुरा एरिया है, वहां से जो पानी आता है, असलियत में वही पानी है काली नदी का। तो उसका कहना है कि जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लिपू लेक के नीचे से जो पानी आ रहा है, और लिपू लेक के नीचे से होते हुए, काला पानी से होते हुए जो बॉर्डर बन रहा है, वो हमारा बॉर्डर नहीं है। हमारा बॉर्डर है लिम्पियाधुरा से जो नदी आ रही है, उसका पानी ही हमारा मेन बॉर्डर है। तो उस अगर आप नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये जो पूरा लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी जो तीनों आते हैं, वो नेपाल का हुआ। लेकिन इसमें ये बात समझने की है कि जब से ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में ये रेटिफाई हुई थी, तब से ये तीनों का तीनों एरिया भारत के पास है। और ये आदित्य, ये जो पूरा मसला उठा ना, ये मसला मैं आपको बताता हूँ, ये मसला उठा कैसे। तो ये मसला उठा कैसे कि भारत ने 8 मई 2020 को एक 80 किलोमीटर की एक रोड इनॉग्रेट की। तो वो रोड जो थी, वो भारत से में लिपू लेक, जो पूरा चाइना का बॉर्डर है, लिपू लेक पास, वहां तक ये पूरी रोड जाती है। जी। तो ये रोड जो भारत ने बनाई पूरी लिपू लेक तक, तो उससे क्या हुआ, भारत अब चाइना के एकदम मुंह तक आ गया। भारत के पास मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया टू राइट एट द बॉर्डर ऑफ चाइना, जो लिपू लेक पास है। तो पासेस तो हमें खुद ही पता है कि हिस्टोरिकली भी पासेस आवागमन के लिए अच्छे होते हैं, मतलब पहाड़ों में पासेस से ही आवागमन होता है। और भारत ने उस पर भी ये 80 किलोमीटर की रोड बनाई, तो उससे क्या है कि हम डायरेक्टली चाइना के मुंह तक पहुंच गए। लेकिन नेपाल ने इस चीज के लिए आपत्ति जताई कि ये जो आपने रोड बनाई है, ये असलियत में लिपू लेक तक वो हमारा एरिया है।
तो वहां से पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और उसके बाद नेपाल ने बोला कि नहीं ये हमारा एरिया है और संसद में भी उन्होंने इसको पास कराने की कोशिश की। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक ये इश्यू जैसे अभी आपने बताया, तो ये अभी तक इश्यू क्यों नहीं था? ये जब नेपाल रोड बनी तभी क्यों आया और ये पहले ये इश्यू क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि मुझे मेरी जो समझ है, तो ये इसी के साथ-साथ हमारे जो नेपाल के साथ जब जैसे-जैसे ये इश्यू बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे हमारे जो नेपाल के साथ जो संबंध हैं, वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, कच्चे थोड़े होते जा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल। समझना चाहता हूँ कि संबंध में गिरावट कैसे आई और ये इश्यू अचानक से कैसे आ गया? आदित्य, पिछले कुछ समय से मतलब मैं आपको बोलूं कि जब से मतलब नेपाल भारत के रिश्ते जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो जब एक ये गवर्नमेंट आई 2014 में, तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों देशों की टाइल्स और ज्यादा गहरी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद जो अपना पहला शपथ ग्रहण समारोह था उसमें आसपास के सारे नेबर्स को इनवाइट किया था। हुँ, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, उसकी भारत से पुरानी मित्रता भी थी, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी टाइज हो जाएंगी। लेकिन चीजें ऐसी हुई नहीं, चीजें उसकी उल्टी हो गई। उसका सबसे पहला रीजन था मधेशी इशू था। तो 2015 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, हुँ, हुँ। तो वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूशन में एरियाज के रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट था। तो वहां पे पूरा एक जो तराई बेल्ट का जो एरिया है आदित्य, जी, जी। भारत नेपाल का, उसमें एक ग्रुप है जो जिसकी पॉपुलेशन नेपाल में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल है मधेशियों की। तो उनका रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट काफी कम था यार। मतलब कि इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मधेशी पीपल इन द पार्लियामेंट वाज वेरी लेस। तो उस पर मधेशियों ने बहुत ज्यादा क्रांति मचाई, बहुत ज्यादा रेबल किया, ब्लॉकेट किया। तो नेपाल ने इस पूरे एंगल में ये देखा कि ये जो मधेशी लोग हैं, ये हुँ, जो हुँ। रेबल हैं, उसमें भारत बहुत ज्यादा इनका साथ दे रहा है। तो और उसका एक रीजन भी था, मतलब भारत ने ऑफिशियली ऐसा बोला नहीं कि उनका साथ दे रहा है, लेकिन भारत नेपाल ने इसको ऐसा इसलिए समझा क्योंकि जो मधेशी है वो तराई रीजन से आते हैं और उनका जो संबंध है, जो भारत का तराई एरिया है उससे बहुत ज्यादा है। तो ऐसा मतलब ऐसा परसीव कर रहे थे वो लोग कि भारत का जो ऑफिशियल्स हैं, दे हैव गॉट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द मधेशी पीपल एंड दे वांट मधेशी पीपल टू हैव अ ग्रेटर से इन द ओवरऑल पार्लियामेंट। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसी के समय भारत ने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी किया था, अगर आपको याद हो, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्ट आइस हो गए थे, क्योंकि हम लोग ही हैं जो कि नेपाल को फ्यूल सप्लाई भेजते हैं, जो इंडियन ऑयल और इन सब ये सब जो कंपनीज का पाइपलाइन है, हुँ, हुँ। वही यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं। तो भारत ने वहां उस समय ब्लॉकेट कर दिया था, तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा परसीव किया गया था नेपाल में। ठीक है। जी, उसके जी। बाद क्या हुआ आदित्य, जो दूसरा थॉर्न था वो था जब पिछले साल अगस्त में 2019 में जम्मू और कश्मीर को 370 हटाया गया और उसको एक यूनियन टेरिटरी की स्थापना की, तो भारत ने अपना एक अपडेटेड मैप जारी किया। तो जी, जब जी। उसने वो अपडेटेड मैप आदित्य जारी किया, तो उसने ये जो एरियाज मैंने आपको बताया ना, लिपू लेक का, हाँ, हाँ। लिम्पियादुरा, काला पानी, वो सब एरियाज को अपने में दिखाया। तो नेपाल ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो आप एकदम गलत दिखा रहे हैं, ये आपने जो सगौली की ट्रीटी थी वो ट्रीटी आपने ठीक से समझी नहीं, ये सब एरिया हमारे हैं। जी, जी। तो उन्होंने नेपाल में जो उनके भारत का काउंसलेट है वहां पे अपना विरोध दर्ज किया था। ठीक है। फिर जो मैंने आपको बात बताई कि इस साल जो 8 मई को भारत ने वो 80 किलोमीटर का जो रोड लिंक जो लिपू लेक पास तक जाता था उसको इनॉग्रेट किया। तो नेपाल ने बोला कि आपने तो स्टेटस क्यों चेंज कर दिया, आपने वहां पे रोड बना दिया और वो तो हमारा एरिया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उससे बहुत ज्यादा मामला बिगड़ा और उसके जवाब में जो भारत ने ये सब किया, उसके जवाब में अभी 13 और 14 जून को नेपाल के जो लोअर हाउस में पार्लियामेंट ने यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया और नए पॉलिटिकल मैप में बोला कि लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपू लेक पास
जो है वो जो अभी भारत के पास है वो नेपाल का एरिया है। तो यहाँ ये सारे मुद्दे की वजह से हमारे टाइज काफी खराब हो गए। जी, जी। तो एक चीज़ और काफ़ी जो प्रचलित है वो ये है कि नेपाल के साथ भारत के जो भी मामले बिगड़ रहे हैं, उसमें एक रीज़न ये भी है कि नेपाल चाइना से बहुत करीब जा रहा है और चाइना जो है वो भारत को काउंटर करना चाहता है और कॉर्नर करना चाहता है अलग से, तो वो इसलिए नेपाल से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और ये चीज़ें नेपाल की नहीं है, बल्कि चाइना के द्वारा उपजाई हुई हैं। तो आप इसके बारे में जो नेपाल के और चाइना के जो टाइज़ हो रहे हैं, उनके जो संबंध हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आदित्य, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, जी, ठीक है? जी। हुँ। तो उसको जितना भी उसका इंपोर्ट होगा, तो या तो उसका एयर कार्गो से उसका इंपोर्ट होगा, ठीक है? या तो वो बाय रोड इंपोर्ट करेगा चीजें, तो वो भारत के रास्ते से ही इंपोर्ट करेगा। तो नेपाल के लोगों को धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि भारत एकदम बिग ब्रदर की तरह मतलब बुली कर रहा है कि भारत के पास एक एडवांटेज है कि नेपाल पूरा लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसका सारा का सारा इंपोर्ट जो है वो भारत के रास्ते से ही होता है। तो उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भारत इस चीज का एडवांटेज उठा के हम हमें बुली कर रहा है। तो नेपाल हमेशा से उसके माइंड में ये बात है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव और भी होना चाहिए ताकि जो भारत का ये जो बिग ब्रदर वाला नेचर है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सके। तो जी, ही उसको ये बात ऐसा लगा कि अगर वो चाइना के साथ दोस्ती थोड़ी सी बढ़ा लेगा और जो उसका 100% इम्पोर्ट भारत के रास्ते से आ रहा है, अगर वो थोड़ा चाइना के रास्ते से भी आएगा तो उसका जो पूरा भारत के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। हुँ, हुँ। उसी की वजह से नेपाल खुद चाइना के करीब आ रहा है और जैसे कि हमें पता है कि हमारे और चाइना के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है। तो चाइना हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा देखेगा ही कि वो भारत के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए ताकि जो भारत और चाइना के बीच में जो बफर स्टेट है वो चाइना की तरफ टिल्ट हो जाए, तो उससे चाइना को बहुत ज्यादा बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाएगा। तो उसी की वजह से चाइना ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया। हुँ, हुँ। तो 2015 के बाद से ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ जो मैंने आपको बताया मदेशी इशू के बाद। उसके बाद से आदित्य अब स्थिति ऐसी आ गई है कि नेपाल का जितना भी टोटल फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो उसका 33% रिक्वायरमेंट अब चाइना फुलफिल करता है, ठीक है? ओके, ओके। और और उसके बाद वहां पे चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए, मतलब हमने नेपाल के लिए बहुत रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, उनके कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर किए, लेकिन चाइना दुनिया का सेकंड मोस्ट इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है, तो उसके पास हमसे ज्यादा फैसिलिटी है और उसने वहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। मतलब उसने जो है वो नेपाल का में एक नया काठमांडू में एक एयरपोर्ट बनाने की बात कही। फिर उसने जो तिब्बत की कैपिटल है लहासा वहां से लेके काठमांडू तक का एक वो रेलवे लाइन बना रहे हैं ताकि हुँ, चाइनीज नेपाल में मतलब टूरिज्म कि जो उनका एक सेट जाए। पैटर्न है कि जब भी वो किसी नए देश में इंट्रूशन करना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ें करते हैं जैसे कि उन्होंने श्रीलंका के साथ किया, तो वही जैसा तो वो उस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नेपाल को क्या हो रहा है, नेपाल को क्विक गेन्स, उनको लग रहा है कि हमारा क्विक गेन्स हो रहे हैं कि हमारे जो इम्पोर्ट इशू था वो चाइना रिजॉल्व कर देगा, टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगी, हमारा रोड और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो उनको लग रहा है भारत तो हमारे लिए बहुत ही स्लो और स्टडी काम कर रहा है, लेकिन ये सब तो बहुत ही बिग बैंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो नेचुरल सी बात है कि नेपाल इन सब चीजों की वजह से वू हो रहा है चाइना की तरफ। तो अनुभव आज आपके साथ हमने बात की और आपने हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई और जो काफ़ी टाइम से जो नेपाल पे जो मसला चलता आ रहा है उसके बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे विस्तार से बताया। तो मैं आपसे इस कन्वर्सेशन को अभी ज़रा एंड करना चाहता हूँ और उसके पहले मैं आपसे एक एंड नोट लेना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है जाते-जाते हमारी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पे और हमारा जो ये नेपाल का इंडिया के साथ जो भी टाइज़ चल रहे हैं उस पे? तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में आप हमें अपना एक एंड नोट दे दीजिए।
आदित्य, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हुँ, हुँ। और समय की मांग भी है कि हम लोग अपने जितनी भी सारी फैसिलिटी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट करें, बेटर डेटा माइनिंग करें और उन सब चीज़ों को बेटर यूटिलाइज़ करें थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी। और मुझे लगता है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव इवेंट है। देखना ये है कि वो कैसे स्पैन आउट होता है अक्रॉस द कंट्री, पर मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, खासकर टेलीमेडिसिन, ई-फार्मेसी से। जी, जी। और मुझे लगता है कि ये भारत की बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा। जैसे-जैसे हमारे यहाँ मोबाइल क्रांति बढ़ेगी, 5G नेटवर्क का रोल आउट होगा, ये सब चीज़ें देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएँगी। जी, जी, जी। और नेपाल के बारे में नेपाल के साथ जो भी हमारा चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आदित्य, नेपाल और भारत का जो रिलेशन है, वो अगर आप देखिए साउथ एशिया में किसी भी देश का ऐसा रिलेशन नहीं है कि हमारा फ्री बॉर्डर है, नेपाल के लोग भारत में ऑलमोस्ट 20% नेपाल की टोटल पॉपुलेशन इस वक़्त भारत में रहती है, काम करती है। हमारा वहाँ से रोटी-बेटी का संबंध है, इतना फ्री ट्रेड ट्रेड है। किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो कोई दूसरा देश है, जैसा लगता है 2 भाई साथ में रहते हैं। ऐसा इतना अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप, इतना अच्छा रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज़ is never seen in this part of the world. You can see those things in highly developed Western European economies, but it is a rarest of the rare event in some developing country. तो आई वांट कि उसकी जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रहे और जल्द से जल्द भारत जितने भी थॉर्न्स हैं, जितने भी चीजें हैं जो कि हम लोगों को एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं, उनको हटाए जल्दी से जल्दी और वापस से एक प्रिस्टीन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। जी, जी, जी। तो जैसा कि आपने बताया और काफ़ी हमारे दर्शकों को भी बहुत हमारे जो श्रोता हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली। तो अनुभव हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस शो में आए और थैंक यू। मैं बस एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, तो वो वाक़ई में वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तभी कारगर है और तभी वो अच्छे से जनता तक पहुँच सकता है या जनता उसका उपयोग तभी अच्छे से कर सकती है जब हमारी असलियत में हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो भी सही हो क्योंकि जो अगर हम मानक पे जाएँ तो डब्ल्यूएचओ का जो मानक है वो ये है कि प्रति 6 बेड पर 1 नर्स होनी चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तो प्रति 6 बेड पर 1 नर्स होनी चाहिए जबकि जो अभी पिछले साल के अंत में जो ऑडिटर जनरल की जो यूपी के लिए रिपोर्ट आई थी, वो ये थी कि 45 बेड पर 1 नर्स है यूपी में कई-कई जिलों में। तो ऐसी कई सारी मौलिक सुविधाएँ हैं जो कि भारत में अभी लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रही हैं, उसपे हम इतनी महत्वाकांक्षी योजना भी लेकर के आ रहे हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हमें जो हमारी जो नींव है, उनको भी हम मज़बूत करें। और साथ के साथ जो नेपाल का टाई है हमारा, वो तो सबको पता है कि वो रोटी-बेटी का टाई है और जैसे जिस जिले में मैं रहता हूँ, तो वहाँ से आप नेपाल आराम से जा सकते हैं। बॉर्डर क्रॉस ऐसे लोग ऐसे करते हैं जैसे कोई सड़क क्रॉस कर रहे हो साधारण तौर पे। तो ज़्यादातर सभी लोगों के रिश्तेदार नेपाल में हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं और कई सारे नेपालियों के रिश्तेदार यहाँ पर हैं। शादियाँ होना आम बात है यहाँ पे। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सुधरें और केवल न्यूज़ में हम ना पढ़ें, कभी कुछ अच्छी खबरें भी नेपाल से जुड़ के आएँ और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी जल्द से जल्द सुधरें। तो अनुभव आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट पर आए। फिर से धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। और हमारे जो भी श्रोता इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, मैं उनको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com। हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।